हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है ना। हमने साइंस सब्जेक्ट के 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 3rd चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चन आपको बेनिफिट देंगे सितंबर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है जी, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, in nature aluminium is found in combined state whereas gold silver and are found in free state. why? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एल्यूमिनियम है वो हमेशा क्या है, नेचर में कंबाइंड स्टेट में मिलेगी, और जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं वो फ्री स्टेट में हमें मिल जाते हैं। तो इसका क्या रीजन होएगा? ठीक है जी, तो इसका रीजन एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम मेटल होती है वो क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो इजीली नेचर में क्या करती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं। नेचर में कैसे रिएक्ट कर सकती हैं? जो नेचर में हमारे क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन हो गया, इन सब के साथ वो क्या कर सकती हैं, कंबाइन कर सकती हैं। इसीलिए वो कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी, उनके हमेशा क्या है, कंपाउंड मिलेंगे, या कहेंगे कि वो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलेंगी। ठीक है जी। बट अगर हम बात करें गोल्ड एंड सिल्वर, सबसे पहले देखो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोल्ड या सिल्वर वो क्या है, हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। जो लेस रिएक्टिव होंगे वो इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो कौन सी स्टेट में हमें मिलेंगे, फ्री स्टेट में। ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आपको बस इसका रिएक्टिविटी के बेसिस के ऊपर आपने इसका क्या है, आंसर देना था। क्लियर है जी। इसके बाद करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब क्या है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या होते हैं, देखो जो एक आयनिक कंपाउंड है उसमें क्या होएगा, आयंस होते हैं, है ना। आयंस होंगे जो फ्रीली मूव करते हैं। आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिनको हम क्या बोल देते हैं, कटायंस। ठीक है जी। और कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, वो क्या होंगे, अनायंस। ठीक है, जब आयनिक कंपाउंड जो हैं वो मॉल्टन स्टेट में होंगे तो वो क्या, उनमें क्या है, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। वो चार्ज पार्टिकल्स क्या है, कटायन एंड अनायंस है। और जब ये मॉल्टन स्टेट में होंगे तब ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रीली ये आयन मूव कर सकते हैं तो आयन की मूवमेंट होगी, तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। बट अगर हम बात करें इन सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट में क्या होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है ना, रिजिड स्ट्रक्चर कह लो, या फिर आपको बोल दो आपका क्या होएगा, पैक्ड लैटिस। तो उसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं ना, ठीक है, वो क्या है, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनका एरिया बाउंड होता है, तो वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, नो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। तो सॉलिड स्टेट में क्योंकि हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर होती है, तो जो आयंस वगैरह होंगे वो इजिली क्या है, अपनी मूवमेंट्स नहीं शो कर पाते। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्लियर है जी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। अब जो हमारे पास सोडियम मेटल होती है, चाहे सोडियम बोल लो या फिर ये क्वेश्चन हमें पोटाशियम से रिलेटेड भी आ सकता है। सोडियम पोटाशियम ये हमारे पास क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं।
अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर में जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है ना, तो उसके साथ ये रिएक्ट कर सकती हैं। रिएक्ट करेंगी तो फिर इसको, इसकी रिएक्टिविटी या इसकी हम बोलेंगे कि रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए इसको कैरोसिन ऑयल में क्या किया जाता है, इमर्स करके रखा जाता है। अगर इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाएगा स्टोर करके, तो जो वाटर के आयंस होंगे वो इसके पास नहीं आ पाएंगे, मेटल के पास नहीं आ पाएंगे इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। तो इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर है जी? तो ये हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इनका जस्ट आपको एक रीजन क्लियर होना चाहिए, अपनी वर्डिंग में आप जैसे भी उसको बना के लिख सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमने रीजन बताने हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो हमारे गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर होते हैं, इनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका क्या रीजन होता है, तो इसके रीजन हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीजन तो यही है, जो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव है। अब लेस रिएक्टिव होंगे तो इजीली मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इनके हम क्या है, एक इसका ये रीजन हो सकता है कि इसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड रीजन इसका क्या हो सकता है, ये क्या होते हैं, इनका लस्टर होता है। लस्टर मतलब इनका शाइनी सरफेस होता है, तो अगर हम इनकी ज्वेलरी बनाएंगे तो वो थोड़ी क्या होगी, हमारे पास ब्राइटर होएगी, है ना, लस्टर वाली होएगी, क्योंकि ज्वेलरी ऐसी होती है जो चमक वाली चीजें होती है ना। और रीजन क्या हो सकता है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल है क्योंकि देखो अगर गोल्ड या सिल्वर से इसकी हमने ज्वेलरी बनानी है ना, तो फिर क्या है, उनके डिजाइन्स बनाने के लिए उनको क्या किया जाएगा, बीट किया जाएगा, उनकी वायर्स बनाई जाएंगी, तो उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए इनको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये इनके पास लस्टर होता है, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। क्लियर है जी? इसके बाद डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल स्टिल यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या बोला गया, देखो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम मेटल होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, तो फिर भी हम इसे कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके रीजन क्या होंगे, सुनो। देखो रीजन, सबसे पहला रीजन हम क्या बोल सकते हैं, देखो जो एल्यूमिनियम होता है उसका क्या होता है, एल्यूमिनियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहला तो ये रीजन है कि इसका खुद का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, तो ये इजीली मेल्ट नहीं होती, तो इसीलिए इसको हम क्या है, अब कुकिंग यूटेंसिल बनाने हैं, उनको यूज क्या करना है, हीट उनको प्रोवाइड करी जाएगी ना, तो वो कितनी हीट वो खुद क्या कहेंगे कि सहन कर सकते हैं, इसीलिए उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकेंड रीजन क्या होता है, ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो एल्यूमिनियम मेटल होती है वो हीट की गुड कंडक्टर है, हीट को अपने अंदर से पास करवा सकती है, इसीलिए इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। एंड लास्ट जो हमारा थर्ड वाला इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, वो क्या पॉइंट होएगा, देखो क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर बोल लो या फिर बोल लो एयर, है ना, उसके साथ जब रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या करेगी, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, वो एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव, ये फर्दर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये जो एल्यूमिनियम है उसके सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, अब जब वो लेयर बन जाएगी तो उस लेयर की वजह से क्या होएगा, बाहर से कुछ भी अटैक होगा तो वो एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम तो अंदर रह गया, उसके ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ गई। अगर हम हीट भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो वो एल्यूमिनियम को कोई हार्म नहीं करेगी,
समझ में आया? तो इजीली इसमें क्या है, फूड कुक हो जाता है। तो इसीलिए हम कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं एल्यूमिनियम को। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे अलग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनेगा वो लेस रिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसीलिए एल्यूमिनियम की जो मेटल है वो बची रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हाई हीट के ऊपर भी ये क्या है, रिटेन करती है। क्लियर है जी? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इसमें हमने क्या बताने हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने उनके नेम बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल। अब देखो हमने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास लस्टर होता है, पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, किसी ना किसी नॉन मेटल के पास भी लस्टर होता है ना। तो कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जिसके जिसके पास लस्टर होता है? तो ये तो आपको डायरेक्टली एक्सेप्शनल केस क्या है, लर्न होने चाहिए। तो कौन सी मेटल होती है, नॉन मेटल होती है आयोडीन। सेकेंड क्वेश्चन, अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम। देखो इन्होंने पूछा है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम क्या जब अपने पाम के ऊपर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाती है। अब इसका आंसर आपने भूल के भी मरकरी नहीं लगाना, क्योंकि मरकरी तो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, पर आपने वो मेटल की बात करनी है जो क्या है तब मेल्ट होएगी जब उसको हम पाम के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी मेटल होती है? इसमें आप दो एग्जांपल्स लिख सकते हो, गैलियम एंड सीजियम। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, गैलियम नाम बिल्कुल ओके है, बट अगर आप सीजियम की बात करोगे, जो सीजियम होता है ना वो रिएक्टिव मेटल होती है। ये रिएक्टिव है, आपके हैंड के साथ भी रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विद हैंड ऑल्सो। तो इससे क्या है, आपके हाथ को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाती है आपके हैंड के साथ, इसीलिए आपके पाम के साथ बोल लो, हैंड के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम सीजियम को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अगर आपको वन एग्जाम्पल बोला तो आप गैलियम लिखो, अगर दो बोला तो सीजियम का नाम ऐड कर लो, पर गैलियम को छोड़ के डायरेक्टली सीजियम नहीं लिखना, क्योंकि ये फर्दर रिएक्ट भी कर जाती है, मेल्ट तो हो जाती है पर फर्दर इसकी रिएक्शन भी हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन थर्ड, अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी कौन सी मेटल होती है जो पुअर कंडक्टर है? देखो मेटल्स तो गुड कंडक्टर होती है ना हीट की, पर ऐसी एक मेटल है जो गुड कंडक्टर नहीं है, तो वो कौन सी मेटल है? लेड। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारे ये वाले क्वेश्चन होते हैं। हम इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, तो लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर नंबर 6। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो अच्छे से समझना। देखो क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, अ मेटल फॉर्म एन ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला M2O3। तो एक मेटल है, जो वो ऑक्साइड है वो ऐसी फॉर्म का ऑक्साइड बनाती है, और जो वो ऑक्साइड है, जो वो मेटल है, वो क्या करेगी, डिसॉल्व हो सकती है इन बोथ dilute H2SO4 एंड dilute NaOH। ठीक है, हाँ जी, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें क्या बोला है, अ मेटल फॉर्म एन ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला M2O3। तो एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ बोलेंगे या ऑक्साइड अपना जब बनाएगी तो वो इस फॉर्म का ऑक्साइड बनाती है। तो एंड इट डिसॉल्व बोथ इन dilute HCl एंड dilute NaOH। जो ये ऑक्साइड बनेगा ये एसिड और बेस दोनों में क्या है, डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक तो वो मेटल बतानी है कौन सी है, एक वो दोनों रिएक्शंस भी बतानी है। जब ये ऑक्साइड रिएक्ट करेगा विद एसिड एंड बेस तो रिएक्शंस क्या होंगी वो भी हमने बतानी है। तो मेटल हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मेटल की बात हो रही है, एक ऑक्सीजन की। ठीक है, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, इतना तो पता ही होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं जब हमने पूरा ऑक्साइड का कंपाउंड बना रखा है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके पैर में होती है, मेटल की वैलेंसी इसके पैर में। दैट मींस जो मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है, +3 है। ठीक है, मेटल की वैलेंसी 3 है। अब ऐसी कौन सी मेटल होती है जिसकी वैलेंसी 3 होती है?
तो वो कौन सी मेटल है जिसके ऑक्टेट में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो होती है एल्यूमिनियम मेटल। तो यहाँ पे हमारी मेटल कौन सी है? Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम मेटल है और उसने अपना ऑक्साइड कौन सा बनाया है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है जी? इसके बाद अब ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये रिएक्ट कर सकता है HCl के साथ, और जो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। हम देखते हैं इन दोनों की रिएक्शंस कैसे होंगी। ठीक है, अब देखो, आप अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा है, उसकी रिएक्शंस पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि ये मेटल है, ये मेटल का ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कौन सा होता है? बेसिक नेचर के होते हैं ना। तो मेटल के ऑक्साइड्स तो होते हैं बेसिक। ये क्या है? एसिड। और एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहां पे वाटर तो रिलीज होता ही है ना, वाटर तो निकलेगा ही एक प्रोडक्ट। और जो सेकंड प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कौन सा होएगा? AlCl3। तो ऐसा करके आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है जी? इसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखते हैं सेकंड वाली, Al2O3। अब इसमें क्या करना है? इसने रिएक्ट करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे क्या होगा? देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी है तो बेस, पर ये इसके कंपैरिजन क्या है? वीक बेस है। जो वीक बेस है उसको, उसके कंपैरिजन में हम क्या बोलेंगे? एसिड ही है वो। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वाटर तो हमारा यहां पे भी निकलेगा ही साइड प्रोडक्ट। और जो सेंटर में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा आएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है जी? तो ये हमारी क्या होंगी? रिएक्शंस होंगी। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ 3 नहीं, 2 आएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है जी? तो ये हमारे क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है? अ मेटल पी व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम लॉस इट्स ब्राउन सरफेस। तो एक मेटल है, वो अपना जो ब्राउन सरफेस है वो क्या कर देगी? लॉस कर देगी, अगर उसको ज्यादा टाइम हम क्या करेंगे? मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रखेंगे। ठीक है, एंड अटेन ग्रीन कोटिंग, और उसके सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगी? ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। तो आपने मेटल आइडेंटिफाई करना है, उसका नेम बताना है, एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन कलर कंपाउंड। जो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला, उसका नेम आपने बताना है। ठीक है, तो देखो, इसके लिए हम बेसिकली जो मेटल्स की बात करते हैं, एक तो आयरन की बात होती है, एक कॉपर की बात होती है। यही दो हमारे फेमस केस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। आयरन के केस में कौन से कलर का कंपाउंड बनता है? ब्राउन कलर का। और जो कॉपर है उसके कलर में कौन सा होता है? ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे कॉपर की ही बात हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे हम कि हमारी जो मेटल है वो कौन सी है? कॉपर। ये तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। और जो ग्रीन कलर का कंपाउंड उसके ऊपर बन रहा है, अब हमने उसका नेम बताना है और क्या करना है? उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताना है। ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे? देखो, कॉपर मेटल है, अब इसमें रिएक्शन किसके साथ होगी? देखो, मॉइस्ट एयर में क्या कुछ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो क्या होएगा? एयर में ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और मॉइस्ट एयर है तो वाटर वेपर या वाटर कह लो। ठीक है, तो इन तीनों की जब रिएक्शन होएगी तो हमारे पास जो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा उसका नेम क्या होएगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है जी, तो अब उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? तो ये जो आपके पास बन के आया है इसको हम बोलते हैं CuCO3, कार्बोनेट है ना, O3। ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, उसका नेम भी लिख दिया, ये कलर है, ये उसकी रिएक्शन है। जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी फॉर्म में आपने क्या करना है? उसका आंसर देना है। क्लियर है जी? देन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, इसमें क्या बोला है हमें?
इन्होंने बोला है कि ये कोई रिएक्शन है, आपने बताना है इसका रिवर्स जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, इन्होंने खुद ही बता दिया, पर आपने उसको जस्टिफाई करना है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है, पर जब ये रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनेगा तो कलरलेस हो जाता है, सॉल्यूशन है जो। तो इन्होंने पूछा है कि दोबारा से ब्लू कलर अटेन हो सकता है या नहीं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब ये पॉसिबल नहीं है, पहले तो आपने ये बता देना है क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कंपैरिजन टू कॉपर, तो यहाँ पे तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके उसकी प्लेस पे खुद लग जाता है। बट जब इसका रिवर्स करेंगे तो उसमें क्या करना, देखो कॉपर ने जिंक को रिप्लेस करना है, बट कॉपर तो लेस रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू जिंक, तो क्या ये उसको रिप्लेस कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा। तो इसका जो रिवर्स रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर द रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है जी। इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या बोला है, अ मेटल एक्स कंबाइन विद नॉन मेटल वाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड जेड। इसमें क्या बोला, हमारे पास एक मेटल है एक्स और एक नॉन मेटल है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर के थ्रू जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड। तो ऐसे करके एक्स प्लस वाई ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके इन्होंने आपस में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे और कोई जेड टाइप का कंपाउंड बना दिया। तो आपने क्या बताना है कि ये जो जेड कंपाउंड है इसका नेचर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, स्टेट द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन जेड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन से बॉन्ड फॉर्म करती हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जो जेड कंपाउंड है उसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जेड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, देखो जेड में बताना है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होएगा। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो इसीलिए हमारे पास जेड का भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, हाई होएगा। देन थर्ड क्वेश्चन, विल जेड डिसॉल्व इन कैरोसिन ऑयल। ये क्वेश्चन देखो, अब जो ये जेड है वो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है ना उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये कौन से नेचर का है, पोलर नेचर का है। और पोलर जो चीज होती है, पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं इन पोलर, पोलर सब्सटेंस पोलर में, जैसे हम क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो ये अपने नेचर जैसे ही जो कंपाउंड्स हैं उनमें डिसॉल्व होंगे। बट जो कैरोसिन एंड ऑयल होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो इसीलिए जो हमारा कंपाउंड है जेड वो कैरोसिन या ऑयल, उसमें ये क्या नहीं हो सकता, उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ जेड, ऐसा करके आप इसका रीजन दे सकते हैं। ठीक है जी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विल दिस जेड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करवाती हैं, तो इसका आंसर आएगा यस। बट अब इसके साथ कंडीशन होती है, कौन सी स्टेट में, वो जब मोल्टन स्टेट में होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब वो मोल्टन स्टेट में है तो फ्री आयंस होते हैं, मूव कर सकते हैं, आयंस की मूवमेंट से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो लिखेंगे साथ में, बट इन मोल्टन स्टेट। क्लियर है जी। तो इसके साथ हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। देन हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद प्लास्टिक। देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं।
उनके ऊपर हमने प्लास्टिक से कोटिंग करी होती है। अब कोटिंग हम करते क्यों है? उसके सरफेस को बचाने के लिए। देखो, क्योंकि जो कॉपर की वायर है ना, वो क्या होगी, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, जब कॉपर काफी टाइम, क्योंकि ऐसे ही रहना है उसने एयर के कांटेक्ट में, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो उसके सरफेस के ऊपर क्या होएगा, ग्रीन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। अब जो ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो उसका ब्राउन सरफेस है जो उसको लॉस कर देगा, उसके शाइन को लॉस कर देगा, है ना। तो इसीलिए उस जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है उससे बचाने के लिए जो कॉपर वायर है उसके सरफेस को प्लास्टिक से क्या कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन हमारा, इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रिक वायर्स को हमने प्लास्टिक से कोट किया होता है। ठीक है जी। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिए अपने 10 क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से पढ़ें, आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।